हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में एकाकी व्यापारी। एकाकी व्यापारी वो होता है जो हमारा अकेला पर्सन ही बिजनेस को सेटअप करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए राम। अब राम की एक छोटी सी कार की शॉप है जिसे हम गैराज भी बोल देते हैं, ठीक है। राम उसे चलाता है, तो राम अकेला उस बिजनेस को कर रहा है, तो वो हमारा अकेला व्यक्ति उस बिजनेस को कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर इंग्लिश में। ओके, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है वो हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। जो अकेला पर्सन ही बिजनेस को चला रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। अब हम देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा अकेला व्यापारी केवल एक ही व्यक्ति जो कैपिटल लगाता है, पूंजी होती है हमारी कैपिटल लगाता है। व्यवसाय होता है हमारा बिजनेस का जोखिम वहन करता है, मतलब जो रिस्क है उसे खुद ही उठाता है वो स्वयं। जैसे राम है, अगर राम की शॉप में कोई भी लॉसेस होगा, कोई भी टूट फूट होगी, तो राम खुद ही उसे हैंडल करेगा, उसका कोई भी पार्टनर नहीं है। तो समय व्यापार पर नियंत्रण रखता है, परंतु अकेला व्यक्ति की पूंजी योग्यता नियंत्रण जोखिम वहन करने की जो क्षमता है वो प्रायतः सीमित ही होती है, परंतु कुछ व्यक्ति मिलकर एक साझेदारी स्थापना करने का ठहराव कर लेते हैं। अब देखते हैं राम के साथ सोनू और मोनू, ये दो पर्सन राम के पास आते हैं। राम को एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना तुम्हारी इस कार की शॉप को एक छोटी शॉप से एक बड़ी शॉप बना दी जाए, मतलब एक शोरूम बना दिया जाए। क्यों ना इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो राम सोचता है, राम उनसे कहता है ठीक है, तो हम एक पार्टनरशिप में काम करते हैं। अगर राम सोनू और मोनू के साथ मिलकर काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। अगर राम अकेला वर्क करता है तो उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। ओनली जो पर्सन है वो काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। और 2 या मोर पर्सन मिलकर जब काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। ओके, देखते हैं साझेदारी व्यापार में विश्वास का संबंध है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि साझेदारी फर्म के जो खाते वो ईमानदारी से, शुद्धता से, न्यायपूर्वक ढंग से रखे जाएं। साझेदारी खातों को व्यवसाय का सच्चा या सही रूप प्रदर्शित करना होता है। इसके लिए साझेदारी अधिनियम 1932 में दी गई साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी अधिनियम के उन प्रावधानों को विस्तृत अध्ययन आवश्यक है जिनकी साझेदारी खातों पर प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो हमारा 1932 एक एक्ट है, जैसे कि राम ने सोनू और मोनू के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ये तीनों पार्टनरशिप में मिलकर ये कार का शोरूम चलाएंगे। तो ये अगर बाहर के चलो जो हमारा राम है वो बीमार पड़ जाता है तो सोनू और मोनू ये दोनों भी पार्टनरशिप में काम करेंगे। किसके बिहाफ पर? राम के बिहाफ पर। अगर सोनू और मोनू नहीं, उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, बाद में सोनू मोनू किसी रीजन की वजह से बिजनेस में नहीं आ पाए, तो राम ही उसे हैंडल करेगा बिजनेस को। तो ये नहीं है वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो जाएगा, नहीं, वो पार्टनरशिप बिजनेस ही रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भारतीय साझेदारी 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। साझेदारी और व्यक्तियों का प्राथमिक संबंध है, मतलब आपसी संबंध है, मतलब एक रिलेशनशिप है। किसका? पार्टनरशिप का। जो किसी एक व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए और जो उन सबके द्वारा था
उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम और सोनू मोनू तीनों ही एक बिजनेस सेटअप किया। जैसे मान के चलो, जैसे हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स आ गया, मतलब एक से ज़्यादा दो पर्सन, टू से ज़्यादा कोई पर्सन है तो उनका रिलेशनशिप क्या है, पार्टनरशिप है। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एडिटिंग फॉर। अगर एक पर्सन नहीं आ रहा है बिजनेस में, तो दोनों पर्सन उसको उसके बिहाफ पर हैंडल करते हैं। राम, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था, जैसे राम किसी रीजंस की वजह से बिजनेस में नहीं आ पाता, वो बीमार हो जाता है, तो सोनू मोनू उसके बिहाफ पर, राम के बिहाफ पर उस बिजनेस को हैंडल करेंगे इन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप के फॉर्म में। ओके, अब पढ़ते हैं हम नेचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप होते क्या है, देखिए। लेखांकन के दृष्टिकोण में, मतलब अकाउंटिंग की पर्पज से देखते हैं, जो हमारे साझेदारी फर्म को एक अलग व्यावसायिक इकाई, मतलब सेपरेट बिजनेस एंटिटी माना जाता है। क्यों माना जाता है? जिसका साझेदारी से एक अलग अस्तित्व होता है। ठीक है, साझेदारियों से एक अलग अस्तित्व है, मतलब जो पर्सन है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इसमें मतलब अकाउंटिंग में जो हमारा राम है वो बॉस भी होता है और एम्प्लॉय के रूप में भी काम करता है बिजनेस में। राम ने कह दिया सोनू और मोनू से कि तुम ये काम करो, तो राम क्या हो गया, बॉस हो गया। सोनू मोनू क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। लेकिन है पार्टनर की फॉर्म में भी कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉय की फॉर्म में भी कर रहे हैं, मतलब एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब एक अलग अस्तित्व हो सकता है इनका। लेकिन हम इसमें देखते हैं, परंतु कानूनी दृष्टिकोण से, मतलब लॉ के दृष्टिकोण से देखते हैं कि साझेदारी फर्म को एक अलग कानूनी इकाई नहीं माना गया, मतलब एक सेपरेट बिजनेस नहीं माना गया, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, नॉट सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं माना गया है। क्योंकि अन्य शब्दों में, इन द टर्म, वर्ड्स में कह सकते हैं, इसका अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि साझेदारी फर्म दिवालिया, मतलब जो दिवालिया हो गई है, मतलब डूब गई है, डूबना या दिवालिया होना, तो उन्हें कहते हैं दिवालिया। तो साझेदारी की निजी संपत्ति, मतलब डेप्ट्स में कह सकते हैं ना, दिवालिया हो गई, मतलब छोड़ दिया फर्म, कह सकते हैं। जो साझेदारी की निजी संपत्ति भी फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग में ली जाती है। और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे राम और सोनू और मोनू ने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक पर्सन से उधार लिया था, जिसका नाम हम रख देते हैं सोहन, ले लेते हैं, सोहन से उधार लिया था। ठीक है, लेकिन जो इनकी जो बिजनेस है वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा आगे चल के। वो जो उनकी जो पार्टनरशिप जो फर्म है, ठीक है, वो लॉस में है। अगर वो लॉस में है तो वो जो सोहन से जो उधार लिया था वो नहीं चुका पा रही है। ठीक है, तो हमारी लॉ कहती है, लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारी लॉ क्या कहती है कि लॉ, मतलब उन्हें राइट है, सोहन को क्या राइट है कि वे राम और सोनू मोनू से जाके अपना जो उधार है वो ले ले। ठीक है, अगर वो सोहन और मोहन देने से मना कर देते हैं तो रोहन का राइट है कि वह जो राम और सोनू और मोनू की जो असेट है उसे बेचकर, उसे सेल करके अपना जो उधार है उसे पूरा कर ले। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ कहता है कि हमारी नो सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी है, कि हम पार्टनरशिप फर्म तक ही सीमित नहीं है, हम उनकी निजी, मतलब जो उनकी जो रियल असेट है उनसे भी सीमित है। अगर हम राम, सोनू, मोनू सोहन को उधार देने से मना कर देता तो सोहन के पास राइट है पूरा कि वह उनकी असेट को बेचकर अपना जो उधार है उसे पूरा कर ले।
अपने पैसे को वापस ले ले। ये हो गया हमारा नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था 2 and more पर्सनस, जब 2 या 2 से अधिक पर्सन होंगे तो ही पार्टनरशिप करेंगे, एक जो अकेला पर्सन है वो तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ठीक, तो मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। ओके, जैसे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, साझेदारी स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम मतलब मिनिमम 2 होने जरूरी है। साझेदारी अधिनियम में साझेदारी की अधिकतम संख्या वर्णित नहीं है, मतलब एक्ट में जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी जो संख्या है वो वर्णित नहीं है, कितने ही पार्टनर हो सकते हैं। परंतु कंपनी अधिनियम, लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013 वो कहता है 464 सेक्शन की धारा के अनुसार 50 से अधिक साझेदारी नहीं हो सकते। क्या कहा गया है इसमें, कम पार्टनरशिप को चलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, मतलब 1932 जो हमारा एक्ट था पार्टनरशिप का, उसमें ये कहा गया है कि जो हमारे पार्टनरशिप है वो कितने ही हो सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट है वो क्या कहता है 464 के में सेक्शन में कि 50 से अधिक मेंबर्स नहीं हो सकते, मतलब जो पार्टनर्स है वो नहीं हो सकते। ठीक है, अब आता है साझेदारों के बीच ठहराव, मतलब एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एग्रीमेंट कैसे होगा पार्टनर्स, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था राम और सोनू मोनू ने क्या किया, ओरली भी हो सकते हैं, मतलब बोलकर उन्होंने कह दिया राम से कि हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करेंगे, ओरल का है, ठीक है, तो भी पार्टनरशिप हो गया। लेकिन आज की दुनिया में देखें तो ओरल को कोई नहीं मानता, पहले पार्टनरशिप कर लेते हैं, बाद में अगर लॉस होता दिखा बिजनेस में तो उससे मुकर जाता है, हमने तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं की। तो इसके लिए हम रिटर्न एग्रीमेंट भी करते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट से इंसान अपने फैसले से, अपनी जो बात उन्होंने कही है उससे मुकर नहीं सकता है। तो जो हमारा एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, दोनों में हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। ओके, जैसे साझेदारी एक ठहराव परिणाम है जिसकी उत्पत्ति ठहराव से होनी चाहिए, न कि कानून से। इसके विपरीत से हिंदू परिवार की उत्पत्ति कानून से होती है, ठहराव से नहीं होती। ऐसा ठहराव मौखिक व लिखित भी, मतलब ओरल और रिटर्न भी हो सकता है। इस ठहराव के अनुसार ही साझेदारियों के आपसी अधिकार व दायित्व निश्चित हो जाते हैं। ठीक है, एग्जिटनेस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, व्यवसाय की उपस्थिति व लाभ कमाने का उद्देश्य। साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय को करने के लिए नहीं होना चाहिए, व्यवसाय का उद्देश्य लाभोपार्जन होना चाहिए, और ऐसा व्यवसाय कानूनी होना चाहिए। किसी संपत्ति के सह स्वामी होना ही साझेदारी नहीं है। मतलब कि जो हमने कार का सेटअप किया था, मतलब लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए। अगर मान के चलो सोहन कहता है भाई कार इस शॉप से हमें कुछ अर्न नहीं हो रहा, चलो हम बैंक में चोरी करते हैं जिससे हम ज़्यादा पैसे अर्न कर लेंगे, तो वो एक लॉफुल नहीं है, मतलब वो सही तरीका नहीं है काम करने का। मतलब अगर हम जो कर रहे हैं वो लॉ के अंदर ही हमें काम करना चाहिए। ठीक है, लॉ एक्ट के अंदर ही हो, लॉफुल होना चाहिए, वो कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए, हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये पॉइंट भी। अब आता है लाभों का बंटवारा, मतलब शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को बांटना, कैसे बांटेंगे देखो। राम ने कहा सोनू और मोनू से, ले लेते, राम ने कहा सोनू और मोनू से, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ही मैं उसमें पार्ट लूँगा, अगर लॉस हो गया उससे तो हैंडल कर लेगा। तो सोनू मोनू ने कहा ठीक है, प्रॉफिट होगा तो मुझसे तुझे दे देंगे, अगर लॉस होगा तो मुझसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब अगर प्रॉफिट हुआ मान के चलो
3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो तीनों ने आपस में डिवाइड कर दिया। 1 लाख राम के हो गए, 1 सोनू के हो गए और 1 मोनू के हो गए। ठीक है, अब 3 लाख का ही लॉस हो रहा है मान के चलते फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो राम ने तो मना कर दिया था कि मैं लॉस नहीं दूंगा, अगर लॉस हुआ तो उसे तुम दोनों आपस में बांटना। तो फिर सोनू मोनू 1.5 लाख लॉस को अपने आप में डिवाइड कर लिया। तो मतलब ये है कि ओनली प्रॉफिट को तीनों में बांटा जा रहा है, लेकिन लॉस को नहीं बांटा जा रहा है। तो वो है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। मतलब ठहराव का उद्देश्य वैसा लाभों का बांटना होना चाहिए। यदि कुछ व्यक्ति कोई धार्मिक या दान देने से संबंधित ठहराव करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि किसी साझेदार को लाभ में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति को भी साझेदार नहीं कहा जाएगा, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार हानियों में भी हिस्सा लें। जैसे कि मैंने पढ़ा, राम ने कहा था कि मैं प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा लेकिन उसके लॉसों में नहीं लूंगा। तो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है तो वो पार्टनरशिप है, लेकिन अगर वो लॉस में नहीं ले रहा है तो वो पार्टनरशिप भी है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर लॉसों को अपने आप में डिवाइड करें। ठीक है, परंतु ठहराव किसी एक या एक से अधिक साझेदारों को हानि में हिस्सा लेने से मुक्त कर देता है। अब देखते हैं स्वामी व एजेंट का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, राम ने बिजनेस, राम और सोहन मोहन तीनों ने बिजनेस को सेटअप किया है। तो तीनों ही बिजनेस के क्या हो सकते हैं, ओनर्स भी हैं, ठीक है, और एम्प्लॉय भी हैं। जैसे राम ने सोनू मोनू से कहा मैं ये काम कर रहा हूँ तुम और कोई काम देख लो। तो राम क्या हो गया, ओनर है, मतलब बॉस है। सोनू मोहन से कह दिया तुम ये काम कर दो। ऐसे ही सोनू ने कह दिया राम और मोनू से कि मैं तो अकाउंट हैंडल्स करूँगा, तुम दोनों वो काम कर लो। तो मतलब क्या हो गया, सोनू बॉस हो गया और जो राम और मोनू है वो एम्प्लॉय हो गया। मतलब वो एजेंट भी खुद है और बॉस भी खुद है, प्रिंसिपल भी खुद है। ओके, यही है इसमें। प्रत्येक सदस्य फर्म का एजेंट भी होता है, स्वामी भी होता है। एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर देता है, और स्वामी इसलिए क्योंकि वह स्वयं अनेक साझेदारों के कार्य से बाध्य हो जाता है। ठीक है, अब व्यवसाय का संचालन सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। जैसे सभी साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकते हैं और प्रत्येक साझेदार फर्म के लिए किए गए अनेक साझेदारों के कार्यों के लिए बाध्य होगा। जैसे कि मैंने उसमें भी पढ़ा था, हमने डेफिनेशन में भी, अगर राम बीमार हो जाता है, बिजनेस में नहीं आता है, राम बीमार हो जाता है, वो बिजनेस में नहीं आता है, तो ये नहीं है कि वो पार्टनरशिप टूट गई। सोनू मोनू पार्टनरशिप में काम करेंगे इन द बिहाफ, किसके बिहाफ पर, राम के बिहाफ पर। राम के काम को भी सोनू मोनू ही हैंडल करेंगे। तो वो है कि इसकी फॉर्म में है संचार, मतलब ये है, इसमें पॉइंट में यही कहा गया है अगर बिजनेस स्टार्ट है तो एक्ट, अगर एक साझेदार मतलब एक जो पार्टनर नहीं आना है उसके बिहाफ पर भी काम करना, वो होता है हमारा क्या, पार्टनरशिप। आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, आगे चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।